नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं जो राजधानी पटना से है। हम आपको बता दें, पटना में अज्ञात अपराधियों ने इंडिगो के स्टेशन हेड की हत्या कर दी है। तो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ अपराधियों का तांडव पटना में देखने को मिला है, जहां पर इंडिगो के स्टेशन हेड की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। स्टेशन हेड रुपेश कुमार अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मारी। शास्त्री नगर के बदलेव भवन के पास ये घटना घटी है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शास्त्री नगर के बलदेव भवन के पास दरअसल ये घटना घटी है। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है। जब ड्यूटी से वापस लौट रहे थे इंडिगो के स्टेशन हेड, तभी उन्हें गोली मारकर उनकी जान ले ली गई है। हम आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक अपराध की घटनाएं जिस तरह से हो रही है, उसके बाद मीटिंग्स का दौर भी चला है। लगातार मुख्यमंत्री निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसका असर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं और ये घटना शास्त्री नगर के बलदेव भवन के पास घटी है, जहां पर इंडिगो के स्टेशन हेड घर जब वापस लौट रहे थे, इसी समय अपराधियों ने उनको निशाना बनाया है, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कोशिश यही कि उनके परिजनों से कुछ पता चल सके, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर मामला कुछ और था। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, यही है स्टेशन हेड रुपेश कुमार। आप देख सकते हैं इनको गोली मारी गई है। घटना स्थल पर तमाम अधिकारी पहुंचे, आईजी संजय सिंह भी पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही कि आखिर लगातार सख्ती बरतने का दावा किया जा रहा, बावजूद इसके अपराधियों पर कोई असर, किसी तरह का डर उनके मन में नजर नहीं आ रहा है और एक के बाद एक अपराध की घटनाओं को वो अंजाम देते चले जा रहे हैं और पुलिस लगातार घटना होने के बाद जांच की बात कहती है। पटना में अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश इसी कार से कहीं जा रहे थे, इस दौरान अपराधियों ने उनके घर के ठीक सामने उन्हें गोलियां मारी हैं और ये कार है जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कार के जो कांच हैं वो बिखरे पड़े हैं और यही वो कार है जिसमें रुपेश सवार थे और निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती। फिलहाल एसएसपी समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। एसएसपी उपेंद्र शर्मा, सिटी एसपी विनय तिवारी, सचिवालय डीएसपी और तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। एसएसपी हैं यहाँ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। ये किस तरह की घटना सामने आई है, क्या हुआ? समाचार की घटना है और रुपेश कुमार है, यहाँ स्थानीय पटना एयरपोर्ट पर ये इंडिगो के मैनेजर थे। अज्ञात अपराधी कर्मियों द्वारा इनको गोली मारी गई है। कितने अपराध कर्मी थे किसी ने देखा नहीं है। फर्स्ट कॉल आया था कि इनको गोली मार दी गई है। इनको रश लिख करके ले गया पारा अस्पताल। फिलहाल ये पता चला है कि इनकी डेथ हो गई है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। हम लोग स्पेशल टीम सेल की टीम भी काम कर रही है। हम लोगों ने एफएसएल की टीम को भी बुलाया है और हम लोग इसी के साथ उद्भेदन करेंगे। कितनी फायरिंग हुई, गोलियां कितनी? अभी क्लियर नहीं है बिकॉज नोबडी हैज़ विटनेस द इंसिडेंट। गोली लगने के बाद हम लोग को पैनिक कॉल आया था तो हम लोग यहाँ रश किए हैं और उनकी जो डिसीज है उनकी बॉडी अभी पारस में है। बाकी खुलासा हम आगे करेंगे। घर इनके सामने अपार्टमेंट इसी में घर है इनका, यहीं रहते थे। ऑफिस से शायद लौट रहे थे, लौटने का वक्त था इसी दौरान। सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोग सारा अनुसंधान करें, हर बिंदु पर अनुसंधान करेंगे। एसएसपी उपेंद्र शर्मा उन्होंने बताया कि रुपेश की मौत हो चुकी है, यानी एक बार फिर से बड़ी घटना को अंजाम दिया अपराधियों ने। इंडिगो के स्टेशन हेड की गोली मारकर हत्या कर दी है। रुपेश अपने घर लौटे थे और उसी दौरान अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उस समय कुछ नहीं, खाली हॉर्न की आवाज सुने थे सर, कुछ नहीं सुने थे। उसके बाद फायरिंग हुई, उसके बाद बुलाने गए सबको ऊपर में मैडम लोग के, बस घटना के बाद। जी हाँ, उसके बाद कोई किसी को नहीं देखे। गोली की आवाज सुनी आप? पहले पराम हुआ था, घरे में हम लोग बैठे थे, सोचे पटाखा उटाखा हो रहे थे, बाकी कुछ नहीं देखे। घर में कौन कौन रहता है उनके इतना नहीं पता कौन कौन रहता है, उन्हीं से पूछिएगा।
संजय से अपडेट लेते हैं। संजय हमारे साथ जुड़कर लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, एसपी, एसएसपी, आईजी तमाम लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई मिल पा रही है? क्या परिजनों से कुछ बात हुई है? क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर कोई और वजह थी? देखिए, अब क्या इस पूरे मामले में सच्चाई है, पुलिस इस बात पर काम कर रही है कि किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हो। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती पटना पुलिस के लिए, आईजी, एसएसपी तमाम जो अधिकारी मौके पर पहुंचे। एक आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये रुपेश की कार है जो धनतेरस के एक दिन पहले ली गई थी। जो उनके पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं, न्यूज़ 18 को उन्होंने जानकारी दी। और ठीक चंद फरलांग की दूरी पर उनका ये आवास है, ये अपार्टमेंट है जिसमें रुपेश अपनी बुजुर्ग माँ, पत्नी और एक बेटा और एक बेटी, इन्हीं 4 लोगों के साथ वो रहते थे। और प्रतिदिन इसी वक्त उनके लौटने का समय था, 7:15 साढ़े 7 बजे तक वो घर आते थे। और ये जो रास्ता है, यहाँ पर जो पड़ोसी हैं वो बता रहे थे कि शाम में प्रतिदिन वो क्रिकेट खेलते थे। और आज ठंड चूंकि अधिक है इसलिए पड़ोसी भी अपने घरों में चले गए थे। नहीं तो अमूमन शाम के समय 7 साढ़े 7 बजे लोग यहाँ क्रिकेट खेला करते थे। और आज कोई नहीं था, शायद इसी का फायदा उठाया अपराधियों ने। और तकरीबन आधा दर्जन जो गोलियां हैं वो चलाई गई हैं। और ये उनकी कार है, आप कार को देख सकते हैं, अभी भी इंडिकेटर इसका जला हुआ है। शायद टर्न ले रहे थे उस वक्त ये इंडिकेटर जला हुआ है, कांच जो है वो बिखरा पड़ा है। तो जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो गार्ड हैं, मैं रोकना चाहूंगी संजय आपको। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी। विवेक ठाकुर जी, आपकी पार्टी की तरफ से भी आवाज उठाई गई, आप सरकार में जरूर हैं लेकिन आपने भी आवाज उठाई थी कि प्रदेश में अपराध किस कदर बढ़ गया है, आखिर कहां कमी रह रही है, कहां स्ट्रैटेजी सही से नहीं बन पा रही है, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले हम लोग इस विषय पर बात करें, फिर एक जनरल बात करेंगे। पहला बात यह है कि प्रारंभिक ये है कि ये जो घटना है ये एक बहुत दुखद घटना है और निंदनीय है। वो इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति एक निजी कंपनी का हेड है, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और उसकी इस तरह से निर्मम हत्या हो, तो देखिए सरकार में होना नहीं होना अलग बात है, कहीं ना कहीं ये प्रश्नवाचक से निश्चित खड़ा करता है कि ये क्यों हुआ। प्रश्न ये है। दूसरा बात ये है कि तहकीकात की चीज है, पटना पुलिस के लिए बहुत ही चुनौती का ये केस है जी। और हमारे नवगठित एनडीए सरकार के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती का ये केस है। बिल्कुल, देखिए सरकार में रहने की बात विवेक जी मैंने इसलिए की क्योंकि वरिष्ठ नेता कई आपकी पार्टी के कह चुके हैं कि अपराध पर लगाम नहीं लग पा रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जा रही है। तो आखिर क्या कमी रह जा रही है? रणनीति सही से नहीं बन पा रही है, पुलिस के लेवल पर कमी रह जा रही है, पुलिस सख्ती नहीं कर रही इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं, एक बात मुझे पूरी करनी चाहिए। पहली बात तो ये पहले ये एक बिहार पुलिस और पटना पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण केस है, क्योंकि जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है उसको 10 से 15 गोली मारा जाए तो ये तहकीकात का चीज है। कल्प्रिट को पकड़ना और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण है और समय इसके लिए मेरे दृष्टिकोण से ये व्यक्तिगत राय है मेरी कि 3 से 5 दिन में पटना पुलिस को एक प्रारंभिक निष्कर्ष पे आना पड़ेगा अपॉन एन अरेस्ट। बिल्कुल, निश्चित रूप से जल्द निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, पता लगाना पड़ेगा कि आखिर कौन थे इसके पीछे। बहुत धन्यवाद विवेक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और सीधे संजय का रुख करते हैं जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। संजय, दिखाइए तस्वीरें और बताइए कि किस हालात में, किन हालातों में, किस परिस्थिति में इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि ये एक रिहायशी इलाका है तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आपके घर के पास आकर आपको कोई गोली मारकर चला जाता है और आप सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब अपने घर के पास भी, फिर कहीं और बाहर जाते हैं तो उसका क्या भरोसा? बिल्कुल सुना था, मैं वही बता रहा था आपको। यही वो रास्ता है जहां से प्रतिदिन रुपेश लौटते थे। और सबसे बड़ी बात है कि महज 2 दिनों पहले वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने गोवा गए थे और गोवा से वो लौटे हैं। और उसके बाद एक दिन के बाद इस तरह की बड़ी घटना पूरे परिवार के लिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ी त्रासदी है। त्रासदी इस लिहाज से है कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ हैं, पिता उनके छपरा में रहते हैं जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, जो पड़ोसियों ने जानकारी दी है। और निश्चित तौर पर परिवार पर क्या बीत रही होगी इसे शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है।
घटना का अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिलहाल मौके पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी मौजूद हैं और तस्वीरों में देखिए अभी भी सचिवालय डीएसपी हैं वो यहाँ पर जो पड़ोसी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। जल्द से जल्द अपराधियों का पता लगाना पुलिस की चुनौती है। पुलिस जांच इस मामले की जरूर कर रही है, लेकिन अब पुलिस को इस मामले का पटाक्षेप करना ही पड़ेगा। बहुत धन्यवाद संजय इस जानकारी के लिए। लेकिन अपराध पर किस तरीके से लगाम लगाई जा सके इसको लेकर विचार करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। सरकार ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 10 लाख डोज की ऑर्डर दिए हैं। सीरम की वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप देश के अलग अलग शहरों में पहुंचने भी लगी है। स्पाइस जेट का विमान वैक्सीन लेकर आज पटना पहुंचा, जिसके बाद वैक्सीन को कड़ी सुरक्षा के बीच एनएमसीएच लाया गया, जहां इसे स्टोर किया गया है। 16 जनवरी को सीएम नीतीश सुबह 10:45 पर वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार के लोगों का इंतजार खत्म हो गया। स्पाइस जेट के विमान से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पटना पहुंची, जिसको लेकर खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एयरपोर्ट पर मौजूद थे। निश्चित रूप से आज बिहार के लिए बहुत ही महत्व का दिवस है और इतिहास के पन्नों में आज की तिथि लिखी जाएगी। करीब 46 बक्से में रखकर 5.5 लाख वैक्सीन की पहली डोज पटना पहुंची, जिसको लेकर पटना एयरपोर्ट पर तमाम इंतजाम किए गए थे। आगे आगे एस्कॉर्ट करते हुए जो पुलिस की गाड़ी है वो एस्कॉर्ट करते हुए जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पटना के साथ साथ जो जिला प्रशासन की टीम है और बिहार पुलिस है वो एस्कॉर्ट कर रही है। और जो रेफ्रिजरेटर वैन है उसके आगे बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी है, सीआईएसएफ के जवान के साथ साथ बिहार पुलिस के जवान है वो यहाँ पर हैं और रेफ्रिजरेटर वैन को यहाँ रवाना किया जा रहा है, जिसका इंतजार हो रहा था। कोरोना को हराने के लिए एक संजीवनी को उतारा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच वैक्सीन को एयरपोर्ट से एनएमसीएच ले जाया गया। यहाँ पर देखिए ट्रकों में जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं इसी में कोरोना का वैक्सीन है, जिसे लेकर यहाँ देखिए आप एनएमसीएच का जो ये वैक्सीन स्टोर सेंटर है वहाँ पर ये सभी गाड़ियां पहुँच गई है। इसी जो भी कंटेनर देख पा रहे हैं सभी में कोरोना का वैक्सीन है और ये वैक्सीन आप देखिए सीधे जो यहाँ पर एनएमसीएच में वैक्सीन स्टोर सेंटर जो बनाया गया है वहाँ पर ये वैक्सीन जो है वो पहुँच चुका है। एनएमसीएच से सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन भेजी गई है, जिसको लेकर भी पहले से तैयारी की जा चुकी है। 2 से 8 डिग्री का कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए रेफ्रिजरेटर वैन के जरिए वैक्सीन को सभी जिलों के वैक्सीन स्टोर में भेजा जाएगा, जहां से वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन पहुंचा दिया जाएगा। सिर्फ पटना जिले में वैक्सीनेशन के लिए 16 केंद्र बनाए गए हैं। पटना जिले में कुल 38,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। फर्स्ट राउंड में हेल्थ वर्कर्स इंक्लूडिंग जो हमारे आंगनवाड़ी स्टाफ हैं, सेविका सहायिका, उन लोगों को लेते हुए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो हमारे स्टाफ हैं, हेल्थ स्टाफ हैं, उन सबको लेते हुए 38,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हम लोगों के यहाँ हुआ है। बिहार को पहले चरण में वैक्सीन की 10 लाख डोज मिलने वाली है, जिसमें 5.5 लाख पहुंच चुकी है। बाकी 4.5 लाख डोज बुधवार को पहुंचेगी। पटना में 16 जनवरी को सीएम नीतीश सुबह 10:45 पर वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और साकेत कुमार की रिपोर्ट। तो वैक्सीनेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब जरा विस्तार से इस खबर को समझिए। पहली खेप में वैक्सीन के 40 बॉक्स पहुंच चुके हैं। एक बॉक्स में करीब 12,000 डोज मौजूद हैं। सभी बॉक्स का वजन 1,472 किलोग्राम है। 5.50 लाख वैक्सीन की पहली डोज 16 जनवरी से वैक्सीनेशन जो है वो शुरू होगा। बिहार में सीएम नीतीश 16 तारीख को इसकी शुरुआत खुद करने वाले हैं और जाहिर तौर पर इसका बेसब्री से सभी को इंतजार था। वो इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सियासी खबरों की। भक्तचरण दास बिहार कांग्रेस के प्रभारी बने और उनकी पहली ही बिहार यात्रा हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही है। सोमवार को पहली बैठक में हंगामा हुआ और आज फिर पटना के कांग्रेस ऑफिस में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों के नेताओं के बीच जमकर कुर्सियां भी चली। कांग्रेस की कुर्सी मार मीटिंग।
प्रभारी के सामने जमकर मारपीट। रण क्षेत्र में तब्दील पटना के सदाकत आश्रम की इन तस्वीरों को देखिए। कोई चीख चिल्ला रहा है तो कोई धक्का मुक्की कर रहा है। और अब ये देखिए कुर्सी की मार। मंच पर बिहार कांग्रेस के नए नवेले प्रभारी भक्तचरण दास मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी हैं और उनके सामने ही नेता और कार्यकर्ता मारपीट पर उतारू हैं। कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास मंच से नेताओं को शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेता कहां मानने वाले हैं। काफी देर तक सदाकत आश्रम जंग का मैदान बना रहा। हर कोई कार्यकर्ता अपनी बात एआईसीसी इंचार्ज को कह सकता है, उसका हक है, लेकिन झगड़ा करना, मीटिंग को डिस्टर्ब करना, यह साजिश है। साजिश में शामिल वालों को हम माफ नहीं करेंगे, चाहे कितना बड़ा नेता क्यों ना हो। काफी देर बाद नाराजगी जताने वालों को सदाकत आश्रम से बाहर किया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ और उसके बाद कांग्रेस नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए, ये कहते हुए कि हंगामा करने वाले बाहर ही थे। जो लोग कहने पर भी नहीं बैठ रहे थे और आप लोगों में से कुछ लोगों को बाइट दे रहे थे, वो हमारे पार्टी के नहीं हैं। इनको हम अपना कार्यकर्ता नहीं मानते हैं। उनका मकसद ही था, उनका उद्देश्य था पार्टी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना, किसान आंदोलन को डिस्टर्ब करना। अब अगर आज हंगामा करने वाले बाहर ही थे तो कल जो हंगामा हुआ था वो कौन थे? मतलब प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता चाहे जो सफाई दे, लेकिन तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं है और भक्तचरण दास के आने के बाद तो हालात और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो सदाकत आश्रम में जोरदार हंगामा हुआ और कांग्रेस के भीतर यह हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और समाज के विकास को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने वाले कुछ लोगों का वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है। पीएम ने देश भर के अलग अलग राज्यों की प्रतिभाओं के विचार ट्वीट किए हैं। इसमें वैसे लोग भी हैं जो वोकल फॉर लोकल के साथ साथ देश हित और अन्य मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। उसी में से एक हैं बिहार की विदुषी रॉय, जो आर्थिक विकास और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्थानीय क्षमताओं पर पूरा भरोसा उन्होंने जताया है। क्या कहना है विदुषी रॉय का, आप भी सुनिए। ही के चरखे से मिली आत्मनिर्भरता की सीख, जहां खादी के धागे धागे में स्वदेशी का गर्व भरा, जिसने दिया है विश्व को आयुर्वेद और योग का ज्ञान। मिथिला की चित्रकला से जीवंत होते राधे श्याम। दक्षिण के हो मिर्च मसाले या कश्मीर की पश्मीना शाल, मिट्टी के कारोबारी हो या गुजरात की जरी का काम, स्थानीय उत्पाद को बनाए हम विश्व की शान। A very good morning to all of you. This is Vidushi Roy from Bihar and my topic is Vocal for Local, Making India an Economic Superpower. Now, when I see this topic, I find two aspects. The first aspect is, why do we need local products? The answer is, the Indus Valley civilization, the cradle of human race, was a major exporter throughout the world of spices, muslin, cloth, and many sapphires that cater to the needs of the world. In the 20th century, when the country got into the struggle of independence, it was the Swadeshi Andolan which brought the unity of India. Now, this did not happen because of a single person. This happened because the entire country, it rose vocal for local. In the 73rd year of our independence, it is a very strange pandemic, but it has got us the opportunity to understand the importance of local manufacturers, local markets, and local supply chains. In the words of the Honorable Prime Minister,
इस संकट की घड़ी में हमें लोकल ने ही बचाया है। एंड इज इट नॉट ट्रू? When the pandemic initially hit us, it was the local kadha recipe, local kadha and local bazaar which actually brought us peace and sanity. तो आपने विदुषी को सुना, यही वो वीडियो है जिसे प्रधानमंत्री ने भी शेयर किया है। हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने एक खास पहल की शुरुआत की है, स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC। अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए देश भर से कहानियां लाएंगे, कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती है और ये बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। ये कश्मीर में केसर किसानों की कहानी है। कश्मीर केसर दुनिया भर में मशहूर है। इसकी क्वालिटी ईरान से भी बेहतर बताई जाती है, लेकिन कश्मीर के केसर किसान लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास केसर सुखाने, टेस्टिंग और उसकी पैकिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लेकिन अब कश्मीर एक हाईटेक मसाला पार्क में बदलने के लिए तैयार है। जो भी सैफरान प्रोडक्शन के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, वो सारे अंडर वन रूफ वो मतलब तमाम फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे उनकी मतलब स्टिग्मा सेपरेशन, ड्राइंग, क्वालिटी इवैल्यूएशन और पैकेजिंग। कश्मीर को भौगोलिक संकेत टैग मिलने के बाद कश्मीरी केसर की खेती को बढ़ावा मिला है। ये बिचौलियों को हटाकर केसर किसान की मदद करते हैं। इसका एक मकसद है कि एक फार्मर को इससे बेनिफिट मिल जाएगा। इसका टैग इधर से या जो मार्केट में जाएगा, यहाँ से एक टैग लग जाएगा। GI टैग जो मिल गया हमें यहाँ स्टेट को सैफरान के लिए, तो वही टैग लग जाएगा, तो इसको काफ़ी फायदा आएगा, एक फार्मर को भी और लेने वाले को भी फायदा। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर कश्मीरी किसान केसर की खेती में नए सिरे से जान भर रहे हैं। भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहें नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।